नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस परीक्षा में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और ये बेहद ही आसान होते हैं। यदि आप इन्हें एक बार देख लेते हैं तो पेपर में 100% करके आएंगे। तो ध्यान से देखें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, जल संचयन की उपयोगिता बताइए। जल का संचयन क्यों करना चाहिए, अर्थात बारिश के जल को हमें इकट्ठा क्यों करना चाहिए। पहला प्रश्न बहुत ही सिंपल है और इसका आंसर लगभग सभी को पता भी होगा। तो आइए देखते हैं आंसर। वर्षा जल का संचयन करके सतही जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। भूजल की गुणवत्ता में सुधार, बाहरी बाढ़ को रोकने हेतु वेगमय जल प्रवाह को कम करके मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम भूजल में जल स्तर का सुधार कर सकते हैं, बाढ़ की भयानक स्थिति को कम कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो इतने सारे फायदे होते हैं जल का संचयन करने से। अपना दूसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं। शैक्षिक अवसर अर्थात सभी को शिक्षा का समान अधिकार देने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो शैक्षिक समानता के लिए पहला कार्य जो हम कर सकते हैं, शिक्षार्थियों को पुस्तकें और गणवेश देना, पुस्तकें और ड्रेस प्रोवाइड करना। दूसरा, विद्यार्थी को उन विषयों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना जिनका अध्ययन वह कर सकते हैं, ना कि उन्हें ऐसा विषय पकड़ा देना जो उनके समझ में ही ना आए। तो उन्हें ऐसे विषय की ओर प्रेरित करना चाहिए जिसे वो आसानी से समझ और पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण क्या है। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण वर्तमान समय में गरीबी है। इसके अतिरिक्त किशोरों व युवाओं के लिए धनार्जन के उपयुक्त अवसरों का न होना भी महत्वपूर्ण कारण है। वर्तमान समय में गरीबी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और युवाओं के पास करने के लिए अच्छे कार्य भी नहीं है, तो इसलिए भी वो बाल श्रमिक बनने को मजबूर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति किस प्रकार की थी। फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति में खेलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके अनुसार बालक की आत्म क्रिया खेल के द्वारा बहुत तेजी से विकसित होती है, अर्थात खेल खेल में बालक बहुत तेजी से सीखते हैं। तो वो इस खेल पर आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। प्लेटो ने अकादमी नामक एक संस्था की स्थापना की थी जिसे प्लेटोनिक अकादमी या फिर अकादमिक स्कूल भी कहा जाता था, जहां पर वो सभी को शिक्षा प्रदान करते थे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की क्या भूमिका हो सकती है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यालय के पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित साहित्य किताबें होनी चाहिए, जिन्हें पढ़कर बालक पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण के महत्व और उपयोगिता के बारे में बताया जाना चाहिए। बालकों को जब हम बताएंगे पर्यावरण का उपयोग, पर्यावरण का महत्व, तब वो इसके प्रति और अधिक जागरूक होंगे। अगला क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। इसी मान्यता के अनुरूप समान शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो वह स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा देने के पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। भूमंडलीकरण के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति की विशेषताएं वैश्विक विशेषताओं के साथ मिश्रित हो जाती हैं, अर्थात इस प्रक्रिया में विश्व भर के देश संस्था के मध्य सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में
दो या दो से ज्यादा देश अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में साझा करते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुष एवं महिला के समस्त अधिकार, अवसर, जिम्मेदारियां और शिक्षा समान रूप में हो। लैंगिक समानता का तात्पर्य है स्त्री और पुरुष के अधिकारों, अवसरों में कोई भी भेदभाव ना किया जाए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे, साथ ही शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपना विकास कर सके। विवेकानंद ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जिससे जन साधारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से विकसित हो, उसे दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनयन संस्कार हमारे 16 संस्कारों में से एक है और यह तब किया जाता था जब बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास भेजा जाता था। तो वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन संस्कार का अर्थ है शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक को गुरु के पास ले जाना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया आधुनिक समय में बहुत ही फेमस है और मल्टीमीडिया से हमारा तात्पर्य होता है डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि। इन्हीं सभी को हम मल्टीमीडिया में सम्मिलित करते हैं। मल्टीमीडिया का वास्तविक तात्पर्य है सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने हेतु आधुनिक तकनीकी का प्रयोग। हम तकनीकी का इस प्रकार से उपयोग करें कि सूचनाओं को संपूर्ण विश्व में साझा किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, राज्य से क्या अभिप्राय है? आई.एल. कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है और जिसे लोगों की मान्यता प्राप्त होती है। तो एक ऐसा समुदाय जिसके साथ सरकार हो और लोगों की मान्यता भी प्राप्त हो उसे राज्य कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। बुनियादी शिक्षा की सबसे पहले पहल की थी महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज उसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इसी शिक्षा को वर्तमान में हम फाउंडेशन कोर्स के नाम से जानते हैं। इसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी की बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा से था। उनका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसाय परक भी बने, जीविकोपार्जन करना भी सीखे। तो वह बालक को जीविकोपार्जन के अनुरूप बनाना चाहते थे ताकि सभी आत्मनिर्भर हो और पूरा देश आत्मनिर्भर बने। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक था। वैयक्तिक का तात्पर्य होता है बालक आश्रम में जाकर स्वयं शिक्षा को ग्रहण करता था। अगला क्वेश्चन है, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो ये गांधी जी का बहुत फेमस कथन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के समर्थक कौन है? शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों का समर्थन सबसे ज्यादा किया है टीपी नन ने। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन टीपी नन। अगला क्वेश्चन, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है, यह किसका कथन है? जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण, यह तीनों शब्द विवेकानंद की परिभाषा में सम्मिलित थे। किसने लिखा है कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है? यह वाक्य एडिशन का है। बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं?
बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं बालक के विकास की, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर से। अगली क्लास में हम सेकंड पेपर के वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।